एक बहुत पर्सनल सवाल है। आप इतनी सारी हरकतें करते हैं, हरकतें इन दी सेंस जो आपका नेचर है, पत्नी का सपोर्ट कैसे मिलता हुआ? कई बार वो कहती होंगी कहाँ विवाद में पड़े हो, घर में आराम करो। आप डॉक्टर हैं, आप एमडी हैं, आपकी यदि आप कुछ नहीं करें तो 2-2.5 लाख रुपए महीने आपको मिलेगा। ये सारे सुख सुविधाएं छोड़ के आप आदिवासियों के पीछे लगे रहते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लगे रहते हैं। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि घर का माहौल क्या रहता है, आपके बच्चे और पत्नी का सपोर्ट कैसे? मैंने देखा 90 दिन जब जेल में थे तो बेचारी अकेली संघर्ष कर रही थी, आपके साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, कहीं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा रास्ता सही है और इसीलिए वो मेरे साथ रहती। बड़ा संक्षिप्त जवाब दिया आपने। ये भावुक प्रश्न था और मुझे पता नहीं पूछना था नहीं पूछना था। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो घोटाले आपने इतने सारे उजागर किए थे, उन घोटालों के बारे में इस चुनाव में उनकी क्या स्थान है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है। कांग्रेस ने एक सामान्य, आनंद भाई थोड़े से भावुक हुए हैं और ये सवाल ही ऐसा था क्योंकि मैंने आपकी पत्नी का संघर्ष देखा है और मुझे समझा कि मुझे लगा कि वो सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि परिवार को साथ लेके लोगों की लड़ाई लड़ना कितना आसान है। और सोचिए हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे त्याग बलिदान किए हैं, अपने परिवार और अपने बच्चों को क्या कितना संकष्ट में झेल कर दिए हैं। शायद वही आनंद भाई भी उस तरह का लड़ाई लड़ते रहे हैं और ये ब्लड है, ये स्वभाव है उनका। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पर है और हमारे बीच में हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा घातक रहे विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। मैं डॉक्टर आनंद राय के बारे में बता दूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इतने घपले घोटाले उजागर किए हैं कि अब तो शायद उनको गिनती भी नहीं आती होगी। इतनी शिकायतें मध्य प्रदेश की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब उन्हें बुलाया मीटिंग के लिए तो उन्होंने उनका ही रिकॉर्ड कर लिया था। ये तमाम सारी बातें हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि आनंद राय कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, जो मन में आता है वो करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने बीआरएस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस को ही गरियाने लगे थे, लेकिन अब फिलहाल वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आनंद राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद भाई, सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल यह है कि आप भरोसे के व्यक्ति नहीं है किसी के साथ, कोई भी मतलब जैसे आप शिवराज सिंह जी ने बुलाया और उन्हीं को रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, मैं जनता का व्यक्ति हूँ, है ना। मैं दलालों का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कारपोरेट का व्यक्ति नहीं हूँ और मैं सत्ता का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जनता के साथ हूँ और जनता के प्रति ईमानदार हूँ। जब मुझे शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया, मैं गया और जब मुझे लगा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी बातों के प्रति ईमानदार नहीं है, मैंने उनसे बोला कि भाई आपकी लड़ाई मुझसे है, आपने मेरी पत्नी का ट्रांसफर क्यों किया? तो ये आपस में एक कटसी रहती है राजनीति में कि कभी भी बिलो द बेल्ट वार नहीं किया जाता। मेरी पत्नी का जब उन्होंने ट्रांसफर किया तो मैंने बोला मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप कल मेरी पत्नी का ट्रांसफर कैंसिल कर दीजिए, अपना झगड़ा चलते रहेगा। जब 15-20 दिनों तक मेरी पत्नी का ट्रांसफर कैंसिल नहीं किया, तब जाकर उस मुद्दे को मैं हाईकोर्ट लेके गया और रिकॉर्डिंग तो उन्होंने भी की थी, सीसीटीवी उनके भी चालू थे, तो मुझे भी बैकअप रखना था और मेरे पास भी अपना बैकअप था। कल को वो मुझ पे यदि आरोप लगा देते कि आनंद राय मुझसे डील करने आया है, तो मेरे पास भी तो अपना बचाव होना चाहिए ना। तो आनंद राय एक 3rd जनरेशन का व्यक्ति है और उसके पास सारी चीजें रहती हैं सारे, और आज तक मैंने किसी भी सामान्य आदमी को परेशान नहीं किया। मेरे प्रति आज तक एक भी एफआईआर नहीं है कि इसने किसी को ब्लैकमेल किया। हाँ भाई, आपका जो शुरुआत हुई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई है और ये जो यात्रा है वो कभी बीआरएस, कभी जयस, कभी कांग्रेस, ये यात्रा कहीं ऐसा नहीं लगता कि भटकती हुई यात्रा हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं कॉलेज में था तब कमल पटेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और मैं बहुत छोटा था, कॉलेज छात्र था, तो मुझे लगा जो सामने दिखा वो ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके मैंने सीखा। और जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास धीरे धीरे होता है। मैं जब 18-19 साल का था, सामने आरएसएस दिखी, आरएसएस की शाखाओं में जाने लगा। जब मुझे लगा कि ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, चित्रकूट के अंदर प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित होता है बाकायदा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है स्वयंसेवक। लेकिन जब आशीष चतुर्वेदी और हमने शिवराज सिंह की सरकार को एक्सपोज कर दिया तो यही आरएसएस उनकी तरफ जाके खड़ी हो गई। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर की बात हो गई तो प्रज्ञा ठाकुर के साथ आरएसएस खड़े। तो आरएसएस का जो दोगलापन है वो मुझे पसंद नहीं आया कि भाई आपने ये तो नहीं बोला था कि हमारी सरकारों के भ्रष्टाचार को आप उजागर मत करिए। और आनंद राय ने जब किया तो जब पूर्व संघ का दोहरा चरित्र सामने आ गया, और जब संघ का दोहरा चरित्र सामने आ गया तो आनंद राय संघ से अलग हो गया। आज मैं कम से कम राज्यसभा सांसद होता, मेरे जो चेले चपाटे जिनको मैंने आरएसएस ज्वाइन कराई वो आज कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के हैं। मैंने 70 से ज्यादा स्वयंसेवक मेडिकल स्टूडेंट्स को जोड़ा आरएसएस से। मैं तो आरएसएस के प्रति ईमानदार था, लेकिन आरएसएस मेरे प्रति ईमानदार नहीं थी। लेकिन आनंद भाई, आपने जैसा कहा
ये जो आप कह रहे हैं वो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि आपने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया और आप वहीं खड़े रह जाते हैं, लोग आपको आपके कंधे पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे याद है कि दिल्ली के एम्स में नौकरी कर रहे डॉक्टर हीरा अलावा को आप लेकर आए, जायस का नेता बनाया, मेरे घर लेके आए थे, मुझसे मिलवाया था, मैं मीडिया सपोर्ट दिलवाया था, और वो तो विधायक बन गए और आप वहीं के भी खड़े हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत अलग था। मैं चाहता था कि बहुत सारे हीरा अलावा खड़े हों, और हीरा अलावा चाहते थे कि एक ही हीरा अलावा रहे, वही बिरसा मुंडा की तरह पूजे जाए। मैं चाहता था कि ट्राइबल्स में एक अलग मैं नेतृत्व खड़ा करूं और 47 सीटों पर हीरा अलावा खड़े हों, 47 के 47। तो मैं तो अपनी मुहिम में आज भी हूं। मैंने 50 से ज्यादा यंग लीडर्स खड़े कर दिए हैं, कई लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमारा मतभेद था। हीरा अलावा चाहते थे कि मैं सिर्फ उन्हीं की ब्रांडिंग करूं, उन्हीं को आगे प्रोजेक्ट करूं, तो इस मुद्दे पर हमारे मतभेद थे। तीसरा ये है कि अब इस समय हीरा अलावा को, क्योंकि अब आप इस समय लग गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए और कांग्रेस का काम भी शुरू कर दिया है। बेशक आपने ऑफिशियली बीआरएस ज्वाइन किया हुआ है, आपने पीला दुपट्टा डाला हुआ था, मैंने देखा, लेकिन अब चूंकि आपने दिग्विजय सिंह से कमिटमेंट किया है कि वो ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लगेंगे, तो क्या हीरा अलावा को जिताने के लिए मनावर जाएंगे? देखिए, हीरा अलावा जी के लिए मैं कल मनावर जाने वाला था, और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे अनुरोध किया था कि भाई हीरा अलावा के लिए आप मनावर आइए। तो मैंने सिद्धांतिक रूप से सहमति दे भी दी थी कि ठीक है मैं आता हूं, लेकिन किसी कारण से हीरा अलावा नहीं चाहते थे कि मैं वहां आऊं मनावर। तो हो सकता है उसके पीछे कई दूसरे कारण हो, तो इसलिए मैं इस मुद्दे पर मैं अपने पर्सनल ईगो को साइड में रखकर मैं मनावर जाने को तैयार था, और मैं टाई अप करने को भी तैयार था, लेकिन किसी कारण से हीरा अलावा पीछे हट गए। लेकिन मैंने ये देखा कि आनंद राय जो भी कदम बढ़ाते हैं अपना खुद का नुकसान करते हैं। वो पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मारते हैं। मैंने आपकी पूरी जीवन यात्रा को पिछले 4-5 साल में, 6 साल में देखा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी नौकरी जाती है, आपकी पत्नी का ट्रांसफर होता है, आपको 90 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो इतना कष्ट झेलने के बाद भी अपना नेचर नहीं बदल रहे आप। नेचर वैसा की वैसा है आपका। देखिए, ऐसा है कि डीएनए है, डीएनए बदलता नहीं। मैं विद्रोही नेचर का हूं, रेबेल हूं। मुझे जहां गलत दिखेगा मैं आवाज उठाऊंगा, और उसके कारण कई बार नुकसान होता है। लेकिन अब कांग्रेस ने आप पे हाथ रख दिया और आप कांग्रेस के पाले में आ गए हैं। उम्मीद करें कि आप कांग्रेस आपको कुछ सरकार आ जाती है तो निगम मंडल या कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी आपको। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया दिग्विजय सिंह जी से कि मुझे निगम मंडल आयोग नहीं चाहिए। मैंने कमलनाथ जी से भी बोला कि मुझे आपकी सरकार से कुछ नहीं चाहिए। राज्यसभा चाहिए? नहीं, राज्यसभा भी नहीं चाहिए। मैं लड़ूंगा तो लोकसभा लड़ूंगा, और अपने बल पर मैं जीत के आऊंगा। ये जो बीआरएस ज्वाइन किया था वो छोड़ दी क्या? भी है? देखिए, बीआरएस हमने इसलिए ज्वाइन की थी कि आदिवासियों को रिसोर्स चाहिए थे। हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में लीडरशिप थी, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव में 2 से 5 करोड़ का खर्च है। हम लोग पैसा कहां से लाते? लीडरशिप तो है हमारे पास। तो इन बच्चों को नेता बनाने के लिए या विधायक संसद के चुनाव लड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सबको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, 2-3 टिकट दे पाएगी, बाकी का क्या होगा? तो उन बाकी को कैसे जगह मिले, उसके लिए मैंने बीआरएस के जो चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, केसीआर जी से बात की। लेकिन आखिरी मोमेंट पर उनका यह कहना था कि आप लड़ाइए चुनाव तो फिर पूरी सीटों पर लड़ाइए, और मैं चाहता था कि जहां हम मजबूत हो हम सिर्फ वहीं लड़ें। पूरी सीटों पर यदि हम चुनाव लड़ाते तो सीधा इसका फायदा भाजपा को होता, और मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं आने देना चाहता। आनंद भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप खुद राय हैं, आप ओबीसी से आते हैं, और आप पूरी पॉलिटिक्स पिछले 5-7 साल से आदिवासियों के बीच कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़े झगड़े का कारण ये भी है कि जहां भी विवाद होता है सबसे पहला व्यक्ति आपका इस बात का विरोध करता है कि आप तो ट्राइबल है ही नहीं, आप ट्राइबल के नेता कैसे बन जाएंगे? आदिवासी एक समुदाय है, वो एक जाति नहीं है, नंबर 1 बात। और यदि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन जन्म से तो आदिवासी हैं, उन्हें वो मिलता है, कास्ट मिलती है उनको। देखिए, यदि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो मेरी जो जाति है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, वन संपदा पर आधारित जाति। मैं कलाल हूं। महुए से शराब बनाना हमारा पुश्तैनी धंधा था, और महुआ आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। मेरे जो दादाजी थे वो वन संपदा खरीदते थे, वन संपदा खरीद कर हम लोग बाजार में बेचते थे, और वो जो पैसा एक कड़ी के रूप में हमने काम किया। और मेरी जो जाति है पूरी नर्मदा पट्टी में, यदि आप वैली में देखें तो आदिवासियों के साथ बड़ा क्लोज रिलेटेड है। हम लोगों ने कभी आदिवासियों का शोषण नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया। हम लोग एक दूसरे से समभाव के साथ हम लोग जीते आए हैं। और मेरे अंदर, मेरे डीएनए के अंदर, मेरे पुश्तैनी मेरे अंदर ये है, दादा परदादा मेरे पिताजी के अंदर वो संस्कार थे, हम लोग आदिवासियों के बीच में रहे। एक बहुत पर्सनल सवाल है, आप इतनी सारी हरकतें करते हैं, हरकतें इन द सेंस जो आपका नेचर है,
पत्नी का सपोर्ट कैसे मिलता हुआ? वो कई बार वो कहती होंगी कहाँ विवाद में पड़े हो, घर में आराम करो, आप डॉक्टर हैं, आप एमडी हैं, आपकी यदि आप कुछ नहीं करें तो 2-2.5 लाख रुपए महीने आपको मिलेगा। ये सारे सुख सुविधाएं छोड़ के आप आदिवासियों के पीछे लगे रहते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लगे रहते हैं। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि घर का माहौल क्या रहता है, आपके बच्चे और पत्नी का सपोर्ट कैसे? मैंने देखा जंपे दिन जब जेल में थे तो बेचारी अकेली संघर्ष कर रही थी, आपके साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, कहीं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा रास्ता सही है और इसीलिए वो मेरे साथ रहती। बड़ा संक्षिप्त जवाब दिया आपने। ये भावुक प्रश्न था और मुझे पता नहीं पूछना था नहीं पूछना था। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो घोटाले आपने इतने सारे उजागर किए थे, उन घोटालों के बारे में इस चुनाव में उनकी क्या स्थान है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है। कांग्रेस ने एक सामान्य, आनंद भाई थोड़े से भावुक हुए हैं और ये सवाल ही ऐसा था क्योंकि मेरे आपकी पत्नी का संघर्ष देखा है और मुझे समझा कि मुझे लगा कि वो सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि परिवार को साथ लेके लोगों की लड़ाई लड़ना कितना आसान है। और सोचिए हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे त्याग बलिदान किए हैं, अपने परिवार और अपने बच्चों को क्या कितना संकष्ट में झेल कर दिए हैं। शायद वही आनंद भाई भी उस तरह का लड़ाई लड़ते रहे हैं और ये ब्लड है, ये स्वभाव है उनका। और आनंद भाई, मैं आ रहा था भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा अभी है या नहीं इस चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में भ्रष्टाचार कहीं मुझे मुद्दा नहीं दिखाई देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही दलों में ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। हम पटवारी घोटाले की बात करें, इसके पहले टीईटी जो पेपर था, 13 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, वो पेपर लीक हुआ। कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर लीक हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ, और भी इसके पहले जब जब हम लोगों ने करप्शन को उजागर किया तो युवा तो हमारे साथ आते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए हमारे साथ आते हैं। मुझे आगे की लड़ाई में वो बीच में लड़ाई छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हम उसकी इंक्वायरी में जब हम आगे आते हैं तो दोनों दलों के लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उनको लगता है कि भाई यदि हमको आसानी से वोट चाहिए या जनता का साथ चाहिए तो लोगों को वो नौकरियां देने के लिए फर्जी तरीके से कई दोनों दलों के लोग उसमें हैं। इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा साथ नहीं, और इस चुनाव में मुझे भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं दिखता है, जबकि होना चाहिए था। इन्हीं मुद्दों पर कायदे से चुनाव लड़े जाने चाहिए। आनंद भाई, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये माना जाता है कि राजनीति करना और ऊंट की सवारी करना एक जैसा है। ऊंट की सवारी करना है तो आपको हिचकोले लेने सीखना पड़ेगा, और राजनीति करना है तो झूठ, सच, फरेब ये सब आना चाहिए। तो क्या इसलिए अपने आप को अनफिट पाते हैं आप इसमें, क्योंकि आपको ऊंट की सवारी की तरह हिचकोले लेना नहीं आता? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग, खासकर अजय दुबे जी हों, मैं हूँ, आशीष चतुर, हम जो भी लोग हैं, हम कहीं ना कहीं राजनीति में अनफिट्स हैं। लेकिन इसको ठीक तो करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। मतलब प्रयास तो करने पड़ेंगे, आपको ऑनेस्ट लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा। आप पारस दादा के एग्जाम्पल देख लो। एक तरफ तो वो एक बार हिम्मत कोठारी जी को 40,000 वोट से हरा देते, अगली बार उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो जबकि वो बेस्ट एमएलए अवार्ड हुए थे, तो मेरिट तो कहीं है नहीं। जनता को देखना चाहिए ना सब चीजें कि कोई लोग ईमानदारी से आपके मुद्दे उठा रहे हैं। जनता को राजनीति में उनके लिए लाना चाहिए, क्राउड फंडिंग करनी चाहिए। उनको पैसा बहुत बड़ा रोल है राजनीति में। वो पैसे की कमी कहीं हमको ऐसा लगता है कि पैसे के कारण ईमानदार लोग राजनीति में पिछड़ रहे हैं। आनंद भाई, मैंने ये महसूस किया है क्योंकि मैं आपको बहुत गौर से जानता हूँ। शायद आपके बहुत अच्छे मित्र आपको उतना गहराई से नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। लोग आप पे भरोसा नहीं करते। आनंद भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता आपसे घबराते हैं, भरोसा नहीं करते, आपसे बात करने से डरते हैं। वो पता नहीं रिकॉर्ड ना कर लें, पता नहीं कल आपकी बात को मंच से माइक से ना बोल दें। तो जब आपने राजनीति में कदम रखा है तो ये राजनीति के मूल सिद्धांत हैं, जिसका नंबर 1 है कि आदमी पर भरोसा जीत लेना। मैं यहाँ तक समझता हूँ एक दिग्विजय सिंह को छोड़कर शायद बीजेपी कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो खुल के आपसे बात कर सके। तनखा जी भी बात करते हैं और मैं विसल ब्लोअर। तनखा जी तो इसलिए करते हैं कि वो आपका कान पकड़ लेते हैं, और आपके कान पकड़ने की क्षमता यदि किसी ब्रह्मांड में है तो सिर्फ तनखा जी में है। देखिए, ऐसा है, मैं विसल ब्लोअर हूँ, मेरा काम है कहीं गलत हो रहा है तो उसको उजागर करना। जब मैंने देखा कि भाई शिवराज सिंह जी मुझसे डील करना चाहते हैं कि आप व्यापम मुद्दा छोड़ दीजिए और बदले में हमारा ट्रांसफर तक भी निरस्त नहीं करना चाहते, उनको उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं मत करिए, तो कहीं ना कहीं विश्वास का हनन कोई कर रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का जब मैंने एस्टिंग किया तो मैं दिखाना चाहता था किस तरीके से सरकार गिर रही है। उस समय अमित शाह जी ने बुलाया था और अमित शाह जी के एजेंट के रूप में नरोत्तम मिश्रा। आज अमित शाह जी का रेस्टिंग करने की ताकत मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर किसी में होगी। इतने
खतरनाक, वो कितना रिस्की था, लेकिन हमने किया। और आम लोगों का तो हमने स्टिंग अमित शाह जी के स्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तो मुझे अमित शाह जी ने तो बुलाया था सरकार गिराने के लिए, और उनकी तरफ से नरोत्तम मिश्रा जी मुझसे बात करने आए थे, लेकिन उस पूरे समय भी मैंने स्टिंग किया, और स्टिंग करके पूरा मसाला मैंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को सौंप दिया था। तो मैंने कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। मैं चाहता तो उस स्टिंग को ले जाके उनको ब्लैकमेल करता कि मैं इसको जारी कर दूंगा, आप पैसा दीजिए। न कभी मैंने शिवराज को ब्लैकमेल किया। तो जब आपसी विश्वास का हनन और उससे उजागर होने वाली चीज जो है, यदि वो बड़ी चीज है, तो आपको आपसी विश्वास के हनन को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टिंग का तो प्रिंसिपल ही है ना। यदि आप किसी का भी स्टिंग एक पत्रकारिता का हिस्सा है। यदि आप अच्छे काम के लिए किसी का स्टिंग कर रहे हो, और यदि कोई खराब चीज को उजागर कर रहे हो, तो आपको स्टिंग करना पड़ेगा। और ये तो करना चाहिए लोगों को। भ्रष्टाचार उजागर, एविडेंस कहां से लाओगे आप? क्योंकि कई बार जब हम आरोप लगाते हैं तो लोग बोलते तथ्य लाइए, सबूत लाइए। सबूत कहां से लाओगे? तो ये तो सबूत इकट्ठी करने का एक जरिया है। और मैंने कभी किसी आम आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया। इंदौर आपको पता है रियल एस्टेट कितना बड़ा है। कभी मैंने किसी बिल्डर के खिलाफ, किसी कॉलोनाइजर के खिलाफ एक भी सिंगल आरटीआई नहीं लगाई। तो यदि हमको किसी को ब्लैकमेल करना होता, या शिवराज सिंह कई बार बोले कि विसल ब्लोअर और ये लोग जो हैं, ये लोग ब्लैकमेलर हैं, तो हम लोगों के खिलाफ कहीं भी कोई सिंगल एक कंप्लेंट नहीं। अजय दुबे मेरे खिलाफ जी। चलिए आनंद भाई, हम वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पे। आप दिग्विजय सिंह के सीधे संपर्क में हैं। मैंने कुछ फोटो आपके उनके साथ हेलीकॉप्टर में अभी देखे हैं इसी चुनाव में। आपको क्या जिम्मेदारी दी है दिग्विजय सिंह जी ने व्यक्तिगत तौर पर बुला के? देखिए, उनका ये कहना है, और कोई डील हुई हो तो वो भी बता दीजिए। डील विल मेरी कोई नहीं हुई है उनसे, और वो तो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, राजनीति में आऊं, और हम ये चाह रहे हैं कि वोटों का बिखराव नहीं हो। खासकर जैस के जो लोग हैं, कई जगह जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, वहां भी कई लोग खड़े हो गए। 2-3 गुट हैं जैस में, सबने खड़े आपको कितनी सीटों की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने दी है? नहीं, खासकर आदिवासी अंचल जो पूरा है, वहां जो 50-60 सीटें तो होंगी जी, 40-50 सीटों पर मैं सब जगह जाऊंगा, और पूरे वोटों को जहां हमारे लोग बहुत स्ट्रांग हैं, जो अभी बीच में मतभेद हो गए उन्हें दूर करेंगे, जो आपसे नाराज होने गले लगाएंगे, क्योंकि आपको लेके भी काफी वहां ये चल रहा है कि 2 गुट हो गए, 3 गुट हो गए। क्या ये चुनाव के लिए सारे मतभेद भूल के सारे लोगों को गले लगाने का काम आनंद राय करेंगे? नहीं, हम तो देखो सबके साथ हैं, 3-4 गुट के लोग मेरे संपर्क में हैं, लेकिन मेरा जो टकराव है वो सब सिर्फ इस बात को है कि कुछ लोग आरएसएस से भी मिल जाते हैं, बीजेपी से मिल जाते हैं ना। तो मैं किसी भी कीमत पर आरएसएस के साथ सांठगांठ नहीं चाहता। हाँ, आपको जगह बनाइए आप, लेकिन विचारधारा से समझौता मत करिए। और मुझे पता है कि आरएसएस आदिवासियत के खिलाफ है, वो आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं, और आरएसएस और जैस विचारधारा एक दूसरे से एकदम अलग है। वो चाहते हैं कि आदिवासी बोले कि हम हिंदू हैं, जबकि आदिवासियों का खुद का एक धर्म है, खुद की एक आइडेंटिटी है, वो उनको उसको स्वीकारना चाहिए। जिस तरीके से जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, सिख धर्म है, आरएसएस स्वीकार चुकी है कि जैन धर्म अलग है, बुद्ध धर्म अलग है, सिख धर्म अलग है, लेकिन वो आदिवासी को एक धर्म के रूप में अभी तक नहीं स्वीकार रही है। आदिवासियों का अपना एक अलग धर्म है, अलग आइडेंटिटी। उनको जबरदस्ती क्यों आप हिंदू बनाना चाहते हो? वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, वो प्रकृति धर्म को मानते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपका अनुभव बहुत है पिछले 2-3 चुनाव से, और आप अंदर तक घुसे हुए हैं। इस समय मध्य प्रदेश में आप क्या माहौल देख रहे हैं और क्या परिणाम आपको नजर आ रहा है अंतिम समय? देखिए, लगभग 120 सीटें कांग्रेस जीत रही है, और करीब 4 निर्दलीय लोग जीतेंगे, और 6 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये लोग करीब 6 सीटें जीतेंगे। तो ऐसे आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है 100 के नीचे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आनंद राय जी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये विसल ब्लोअर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने काम किया है। और अब फिलहाल जो बीआरएस ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद जब दिग्विजय सिंह के साथ इनकी मीटिंग हो गई है, विवेक तनखा जी ने इनको समझाया है, तो अब इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए झोंक देना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है बेशक ये कांग्रेस की सरकार ले आएंगे, लेकिन जो स्वभाव इनका है, असत्य को असत्य बोलना, ये राजनीति में बहुत संभव चीज नहीं है। देखते हैं आनंद राय जी कांग्रेस के साथ कब तक और कितने कदम आगे चलेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।